नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन कार्टून के साथ जो आज की एडिटोरियल में आया हुआ है। ये कार्टून बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से कोरोना की जो नई वेव आई हुई है उससे फाइट करने के लिए हम अलग अलग वैक्सीन्स को जो यूज़ है वो कर रहे हैं। पर ये सारी वैक्सीन जो हैं आज की डेट में हमारी कंट्री के लिए डेफिशिएंट हो चुकी है, यानी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ वैक्सीन की बहुत कमी आ रही है। इसलिए हमने इमरजेंसी यूज़ के अंदर रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है उसको भी ला दिया गया है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी फनी वे में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन एक्चुअल जो डेटा फिगर है यहाँ पर उसको भी एक डायरेक्शन में ही दिखाता है। आज हमें करने हैं 4 अलग अलग एडिटोरियल का डिस्कशन। पहला एडिटोरियल जो है वो एग्जामिनेशन प्रायोरिटी, यानी आज की डेट में जो क्लास 10th और क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं उनका जो हालत चल रही है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि उनके एग्जाम्स होने वाले थे, तो उस कंडीशन को बताया गया, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला जो है ये इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है, किस तरीके से हमारी कंट्री में महंगाई का क्या अभी स्तर है और किस तरीके से परचेजिंग पावर जो लोगों की है उसमें किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, और इकोनॉमी में जो हमारी स्टेबिलिटी है उसमें क्या क्या असर हो रहा है यहाँ पर उसकी बात की गई है, तो उसको भी डिटेल में देखेंगे। नेविगेशन विद परमिशन, यानी आपको पता होगा कि अभी जो US-7 फ्लीट का जो डिस्ट्रॉयर था US जॉन पॉल जोन्स, जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया था, फिर इंडिया ने एक कंसर्न दिया था कि किस तरीके से बिना इंडिया की परमिशन लिए US अपना डिस्ट्रॉयर लेके आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो उसमें जो भी मतलब आपस में US और इंडिया के ओपिनियन में जो डिफरेंस हुआ यहाँ पर राइटर ने उसकी बात की, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसकी बात की गई है, किस तरीके से अभी जो डिसएंगेजमेंट होने के जो टॉक्स हुए थे उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है, तो थोड़ा नज़रिया इस पर भी हम डालेंगे। पहला जो एडिटोरियल है ये एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज़, यानी राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को भी वैक्सीन देनी चाहिए ताकि वो आराम से जाके अपने एग्जाम्स दे पाएँ। आज की डेट में आपको पता होगा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो काम है नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ने वाले जो हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल तो वैसे ही बंद है आप समझ लीजिए। तो उसी के इस मिडिल में एक डिसीजन आया कि किस तरीके से क्लास 12th और क्लास 10th के जो एग्जामिनेशन हैं उनको एक तरीके से कैंसिल किया जाएगा। कैंसिल तो क्या, क्लास 10th के एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल हुए हैं और उन बच्चों को आप कह सकते हैं प्रमोट किया जाएगा। क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशन को आप कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया गया है और उसकी डेट जो है बाद में आएगी। तो अपडेट तो अभी हमें ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन मेन राइटर यही कहना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को भी वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब राइटर हैं बता रहे हैं कि जो पिछले साल का जो फर्स्ट फेज था जो पैंडेमिक का, कोरोना का, वो एक तरीके से थोड़ा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि ऐसा पाया गया था उसमें कि जो लोग इम्यून हैं, इम्यून कौन, जितने भी यंग लोग आप कह सकते हैं जो इम्यून हैं उनको कोरोना उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ओल्ड लोग जो हैं या जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन जो नई वेव जो आई है जो हम अभी देख रहे हैं इसमें पाया गया है कि जो यंग लोग हैं यानी जो यूथ हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा में ये भी पाया गया कि 15 साल तक के बच्चे भी ऐसे हैं जो कोरोना से बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो चुके हैं। तो अब आज की डेट में राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एग्जामिनेशन का शेड्यूल किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि CBSE और ICSE को छोड़ के जितने भी स्टेट बोर्ड हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो उनका एग्जामिनेशन शेड्यूल निकालना उनकी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं वो किस तरीके से या तो पोस्टपोन करते हैं उसको या बच्चों को प्रमोट करेंगे या नई डेट्स निकालेंगे, देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स आगे जाके होंगी। तो राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारे के सारे एज ग्रुप को कवर करके वैक्सीन जो है बिल्कुल सरकार को देनी चाहिए। उसी के साथ साथ सप्लाई भी सरकार को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सप्लाई कम है, इसी वजह से दिक्कत भी आ रही है। ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और पहलू भी हैं जिनके बारे में राइटर ने डिस्कस नहीं किया है। वो पहलू क्या है? पहले तो हमारी जो पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है और उसमें भी अभी हमने करीब करीब 10% लोगों को भी प्रॉपर्ली वैक्सीनेट नहीं किया है, ठीक है। और उसमें से भी इन 10% से में भी हम कह सकते हैं कि जो 45 प्लस या 60 प्लस के जितने भी लोग हैं वो लोग अभी तक कवर नहीं हुए हैं। इनफैक्ट क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहली वाली जो वेव थी ये लोग उससे तो इफेक्टेड थे ही थे, अभी की वेव से भी इफेक्टेड हैं। तो राइटर ने यहाँ इस चीज़ की बात नहीं की गई है। उसके अलावा हमारी कंट्री अभी इतनी ज़्यादा डेवलप तो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा वैक्सीन एक बार में प्रोड्यूस कर दें। ऑल्दो अगर पूरे वर्ल्ड में बात करो तो इंडिया सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जो है वो काफ़ी ह्यूज स्केल पे वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो इन इंस्टीट्यूट्स को वर्ल्ड WHO ने जो है फंडिंग भी दी है कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर। उसके अलावा हम बाकी देशों को भी वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं।
तो प्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि आगे जाके क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, उसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में ये डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने किस तरीके से डेट्स निकाली, और उन डेटों में उन्होंने क्या किया कि 16 साल से अबव के जितने भी बच्चे थे उनको एक तरीके से उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया। और वैक्सीन करके एक तरीके से क्या हो रहा है कि जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन सबको क्या किया जा रहा है, कॉलेज के कैंपस में ही उनको वैक्सीन दी जा रही है। यानी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का जो प्रावधान है उसको वहाँ पर लागू किया गया है, और उसके तहत वो सभी बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि बच्चों की पढ़ाई जो है रुक नहीं रही है बीच में। फाइज़र जो है, फाइज़र वो कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, जो अभी यूरोपियन देशों में हम कह सकते हैं वहाँ पर इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स वाले सिम्टम्स पाए गए थे। तो अब ये जो वैक्सीन जो है इसने क्या किया कि ट्रायल्स करे, 12 से 15 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनमें ट्रायल करें, और इमरजेंसी यूज़ के अंदर बच्चों को ये दी जा रही है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी प्रूव हो रही है वहाँ। तो आगे जाके वो प्रॉमिसिंग वे में ही सारे बच्चों के जो स्कूल कैंपस हैं उनको खोलेंगे, और ये जो डिजीज़ है इसकी एक तरीके से जो चिंता है, मतलब ये फैल जाएगा बच्चों में या बच्चों की इम्यूनिटी कम है, वो चिंता एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ये दिक्कतें जो है काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं यूएस में। तो आगे की जो आने वाले हफ्ते हैं सरकार को उसमें वैक्सीन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जब प्रायोरिटाइज होगी तब जाके जितनी भी आम जनसंख्या है उसको वैक्सीन मिलेगी, और हम जाके आराम से स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशंस करवा सकते हैं आराम से। चीज़ों में जो दिक्कत है वो कम हो जाएंगी, ऐसा राइटर यहाँ कहना चाहते हैं। ट्विन ट्रबल्स यानी दो एक साथ क्या दिक्कतें हम कह सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से महंगाई जो है उसकी मार कैसे जनता पे पड़ रही है, और इकोनॉमी हमारी स्टेबिलिटी जो इकोनॉमी में आनी चाहिए थी उसमें किस तरीके से दिक्कतें हैं। मार्च में अगर बात करें तो 5.52% इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये पिछले 4 महीनों का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हमारे जो देश में फैक्ट्रीज़ हैं उनका आउटपुट जो है वो एक तरीके से कम हो चुका है। कम क्यों हो चुका है? कोरोना दोबारा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग जो हैं एक तरीके से घर जाना लोगों ने शुरू कर दिया है, और रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज पे, वर्कफोर्स पे। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी कम हो ही रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा जो है, कौन सा डेटा? जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो डेटा जो है फरवरी का डेटा उसके अकॉर्डिंग बताता है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सेक्टर में 3.6% की गिरावट देखी गई है। ऑल तो जनवरी में अगर बात करो तो जनवरी में सिर्फ 0.9% की गिरावट थी। 0.9% से सीधा 3.6% यानी 2.7% का इजाफा देखा गया है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। सीपीआई जो महंगाई को एक तरीके से नापने में हेल्प करता है, वो बताता है कि किस तरीके से आज की डेट में खाने के दाम, तेल यानी फ्यूल जो है, पेट्रोल डीजल, इनके दाम जो हैं बढ़ चुके हैं, और इन्हीं की वजह से बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। मीट हो गया, फिशेस हो गई, अंडे हो गए, ये बस पहुंचने ही वाले हैं डबल डिजिट के इन्फ्लेशन में आप कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम देख सकते हैं फूड बेवरेज में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखा गया है, और ये भी 5.24% तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि इतना ज़्यादा सब चीज़ों के डिमांड और दाम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी काफ़ी मार पड़ी है। ट्रांसपोर्ट में तो आपको पता होगा कि डीजल जब महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी अपने आप बढ़ जाती हैं, और वही चीज़ यहाँ देखी जा रही है। ये अभी तक 12.6% हाई पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेजर दिक्कत है, तभी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इतने ज़्यादा महंगे होने में लगे हुए हैं। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं देश के, उनको एक तरीके से हम इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को साथ लेने के साथ साथ ही उनको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर अंडरमाइन करते रह गए तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना वो गिर जाएगी, और हमारा जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दिक्कत है, राइटर इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है नेविगेशन विद परमिशन, यानी किस तरीके से यूएस ने ये क्लेम किया कि वो इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में घुसे, वो एक तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए किया। उनके 7 फ्लीट का डिस्ट्रॉयर, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस एडिटोरियल्स में भी डिस्कस कर चुका है, USS जॉन पॉल जोन्स, ये वो शिप था जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसा। कहाँ पर? जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड के आसपास 130 नॉटिकल माइल्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, वहाँ पर ये एक तरीके से ये गुजर गया। ठीक है, अब इंडिया ने तो कहा कि ये जो इन्होंने किया ये बिल्कुल गलत है। क्यों? हमारे देश के कंसेंट लेनी चाहिए थी ना, पहले हमारे देश से पूछना चाहिए था, उसके बाद अगर वो ये चीज़ करते तो ठीक रहता। लेकिन वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो इंडिया रिक्वायरमेंट कर रहा है, यानी जो इंडिया कह रहा है कि हाँ यूएस की शिप ने गलत किया, वो एक तरीके से
इंटरनेशनल लॉ से इनकंसिस्टेंट है, इंटरनेशनल लॉ में सही नहीं बैठता, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, अब यूएन क्लॉज जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये एक तरीके से किसी भी स्टेट यानी किसी भी कंट्री को ऑथराइज नहीं करता क्यों किसी के भी ईईजेड में घुस के अपने जो शिप्स होते हैं जिसमें वेपन्स होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, या कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज, इस टाइप की शिप नहीं लेके जा सकते। ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मर्चेंट शिप लेके जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मर्चेंट शिप में वेपन्स, एक्सप्लोजिव यानी बेसिकली असला बारूद नहीं होता, तो वो एक तरीके से किसी को हानि पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी ये डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स होते हैं मिलिट्री के, ये किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इस तरीके से आना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ना, उसमें क्या होता है कि वो एक तरीके से हमारे टेरिटोरियल वाटर्स का जो एरिया है ना उसको डिफाइन कर देता है। डिफाइन किस तरीके से, यानी हमारा जो एरिया होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। उसमें से भी अलग अलग होगा, टेरिटोरियल जोन, कंटेजियस जोन होता है, और ये टोटल 176 नॉटिकल माइल का जो बचा कुचा होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, बाकी 12 नॉटिकल माइल्स कंटेजियस जोन होता है, 12 नॉटिकल माइल जो होता है ये अपना टेरिटोरियल जो जोन होता है वो होता है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि वहाँ पर एक देश को हक है कि वो अपना नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करे, आर्टिफिशियल आइलैंड जितने भी वहाँ पर हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट करे, उनको डेवलप करे, नए नए स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर सकता है, मरीन साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, और मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ करनी पड़े वो सब कर सकता है, क्योंकि वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब मतभेद कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 58 और आर्टिकल 87 जो यूएन क्लॉज का है ना, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जितने भी स्टेट जहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, चाहे कोस्टल स्टेट है या कोस्टल कंट्री है, चाहे लैंडलॉक कंट्री है, वो इन सभी ऊपर के राइट्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, इस कन्वेंशन के तहत। लेकिन अब यूएस इसको पता नहीं मानने को तैयार क्यों नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई भी जो कंट्री होती है उसका प्रॉपर राइट्स होते हैं उस जगहों के। ठीक है, और अगर जो राइट्स हैं वो पूरे लॉज और पूरे रेगुलेशंस के साथ चलते हैं, किसके, जो भी कोस्टल स्टेट होता है उसके जितने भी रूल्स होते हैं उनके तहत चलते हैं। तो इंडिया में कौन सा रूल है, मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट 1976, उसका सेक्शन 7 जो है वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो अलग अलग कंट्री की शिप हैं उनका क्या होगा, लेकिन उसमें वो एक तरीके से इंडिया के राइट डालता है कि इंडिया के तहत जो भी इंडिया के लॉज होंगे उनको अवॉइड करना पड़ेगा। अब यूएस जो है वो इस चीज़ को नहीं मान रहा, बट इंडिया तो इस चीज़ को मानता है, तो ओपिनियन में जो डिफरेंस है ना वो यहीं पर आ गया। ठीक है, तो इंडिया और यूएस को ना एक तरीके से नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, नेगोशिएट करने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, तभी जाके वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को एक तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आज हमने यूएस को छोड़ दिया, कल को कोई और देश आ जाएगा वो भी इस टाइप का ही काम करेगा, तो हम उस देश को क्या करेंगे जब हमने यूएस पे एक्शन नहीं लिया। तो मेन दिक्कत यहीं पर आ जाती है। इसलिए इंडिया और यूएस को पूरे एक तरीके से दुनिया को दिखाना चाहिए किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को नेगोशिएट किया। इंडिया और चाइना के आपस में जो डिसएंगेजमेंट हुआ था यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। किस तरीके से चाइना ने डिसएंगेजमेंट तो कर लिया, लेकिन फ्यूचर में भी चाइना का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब इंडिया और चाइना का जो एक तरीके से आज की डेट में जो हुआ है डिसएंगेजमेंट ना, ये एक तरीके से आप डिसअपॉइंटमेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि चाइना का मैंने आपको अभी बताया कोई भरोसा है तो है नहीं, कभी कुछ कहता है कभी कुछ, आज डिसएंगेजमेंट कर लिया कल को क्या पता दोबारा वापस आ जाए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि मिलिट्री का जो डिस्प्यूट होता है ना उसके से हमारा ट्रेड जो है, बाउंड्री क्वेश्चन जो है, इन सब चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता होगा गलवान वैली इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद तो हमने सीधा चाइना से अपना इंपोर्ट्स कम कर दिए, ऐप्स को बैन कर दिया। तो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट जब होता है ना तो पूरे देश के बाकी रिलेशंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब चाइनीज़ एक्सपर्ट जो कहते हैं ना, चाइना वाले खुद ही अपने मुँह से कह रहे हैं कि आज की डेट में जो चाइना कर रहा है ना वो एक तरीके से अनसर्टेन चीज़ है, यानी जरूरी नहीं है कि चाइना ने आज डिसएंगेजमेंट कर दिया तो कल को कुछ नहीं करेगा। ये देखो खुद अपने मुंह से कर रहे हैं, कितने बेशरम लोग हैं देखिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा फिगर की बात की गई है। कोरोना के दौरान भी इंडिया और चाइना का ट्रेड 87.6 बिलियन का रहा है, मतलब हुआ है, कितनी बड़ी बात है देखिए। एक तरीके से हम कह रहे हैं कि हमने ट्रेड बैन किया है, दूसरी साइड से इतना ज़्यादा ट्रेड हमारा हो भी रहा है। इंडिया ने 66.7 बिलियन का ट्रेड जो है इम्पोर्ट किया, उसमें मशीनरी थी, मेडिकल इक्विपमेंट थे, अदर गुड्स थे। और इंडिया ने चाइना को सिर्फ 20 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, वो भी क्या, जो मिनरल ओर वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब हमने वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट करी। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें ही हुई। उसके अलावा अब आप देख सकते हैं IPL या कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वहाँ पर वीवो जो एक चाइनीज़ कंपनी है वो भी स्पॉन्सर करती है। तो देख सकते हैं चाइना का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आज की डेट में है। और उसके अलावा 5G जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें तक चाइना का इतना ज़्यादा दबदबा है।
हुआवे जो कंपनी आप जानते हैं वही तो करती है 5G के ट्रायल्स वायल्स, फर्स्ट ट्रायल उन्होंने ही किए। तो दोनों देशों को ना अपने अपने साइड से क्लियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया तो क्लियर है क्योंकि इंडिया जो कहता है वो करता है, लेकिन दिक्कत चाइना की है। चाइना है ना मंद बुद्धि, अपने घुटनों में दिमाग लेके चल रहा है, तभी तो दिक्कतें पैदा कर रहा है। खैर छोड़ो, किसी को बुरा कह के क्या मिलेगा यार। चलो आज की एडिटोरियल के इतना ही। मुझे लगता है कि आपको एडिटोरियल डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियो के अपडेट्स विद टाइम मिल जाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।